जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप कुछ नया सीख रहे होंगे और इसी के साथ आप इस YouTube चैनल पे जुड़े होंगे। कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी अगर आपको आ रही है एग्जाम प्रिपरेशन में तो डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर मैं कमेंट में पिन कर देता हूं और यहाँ में मैं डिस्प्ले पे लिख देता हूं, जिससे क्या होगा, आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप इजीली मुझसे जुड़ सकते हो। इट्स माय व्हाट्सअप नंबर, यू इजीली कनेक्ट विथ मी। ठीक है। थोड़ा सा पेन का जो हाईलाइटर है मैं उसको बढ़ा लेता हूँ। ठीक है ना। और उसको फॉन्ट भी थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। देखिए, आज जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ा सा एक टॉपिक टच करेंगे। ये मेरे ऑफलाइन बैचेस में भी चल रही है और जो भी ये ऑनलाइन वीडियो देख रहा है तो उसको तो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं एक बार और शेयर कर देता हूँ नंबर। ठीक है। इट्स माय व्हाट्सएप नंबर और आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इट्स माय नेम इज रोहित रानवे। और बेसिकली जो मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग स्टार्ट करें उसके कुछ स्टेप्स हम देखेंगे, सब कुछ नहीं देखेंगे। जितनी आवश्यकता है एग्जाम कर दे। क्यों? क्योंकि आपका 1 सितंबर को एग्जाम है। ठीक है। 1 सितंबर को आपका एग्जाम है तो आपको अच्छे से पढ़ना है। एनडीए की तैयारी कर रहे हो चाहे सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, तो आपको दोनों एग्जाम को पैरेलल लेके चलना है और मॉडर्न हिस्ट्री में दोनों के एंगल से चलूंगा। ठीक है। तो आई होप सो आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग कुछ मोटिवेशन से स्टार्ट करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी की बहुत अच्छी मोटिवेशन मुझे लगती है और हमारे समाज में ऐसे लोगों की बहुत ज्यादा कमी मैंने देखी है। ठीक है ना। ये एक व्यक्ति थे जिनसे हम मोटिवेशन लेते हैं और ये रियल मोटिवेशन दिए हैं लाइफ में। मात्र 38 की एज में इनने मोक्ष प्राप्त कर लिया। यहाँ लोग पूरी उम्र मर जाते हैं तो भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाते। ठीक है ना। तो इनने एक 38 की एज में मोक्ष प्राप्त कर लिया और ये जान लिया कि जीवन में रियलिटी क्या है, सतीत्व क्या है। तो बड़े इंसान है तो ये बहुत अच्छी बात लिखते हैं। लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता मत करो। जाहिर सी बात है, क्योंकि ये जो व्यक्ति कह रहे हैं कोई मामूली बात नहीं है। ये कह रहे हैं लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता मत करो, आपको क्या बनना है उस पर विश्वास करो। तो बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छा कोटेशन दिया है। आपको क्या बनना है उस पर फोकस होना चाहिए। देखो, लोग तो क्या है, अपनी फालतू की सोच रखते हैं। ठीक है ना। तो अगर आपको वैसी सोच के साथ जुड़े रहना है तो आप जुड़े रहिए। पर कैसे, अगर आपको डेवलप होना है, आपको डेवलप होना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपके रास्तों में जो आपकी मंजिल है उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा और अपने आप को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि जो आप कर रहे हो सही कर रहे हो। क्योंकि लोग आपको बिल्कुल नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, आपको फालतू का ज्ञान देंगे और वो फालतू का ज्ञान आपको क्या करना है, एक कान से सुनना है दूसरे से निकाल देना है। ठीक है। तभी आप लाइफ में सक्सेस पा सकते हो। अब सक्सेस के मायने हर इंसान के लिए अलग हो सकते हैं। ठीक है। तो ये कोटेशन बहुत जरूरी था कि आपको समझ में आए कि लोग तो कहेंगे, पर लोगों पे अगर आप सुनाई करते रहोगे तो क्या हो जाएगा, आपके दिमाग में जो गंदगी है वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगी और आपका माइंड क्या नहीं हो पाएगा, डेवलप नहीं हो पाएगा। तो आई होप सो ये चीजें आपको समझ में आई होगी, चीजें क्लियर हुई होगी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नॉइस का कुछ इशू है तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, मुझे कमेंट कर दीजिएगा तो हम लोग उस पर काम कर लेंगे। ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। तो डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर कैसे हुआ? देखो, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। किसकी मृत्यु हुई? औरंगजेब की। ठीक है। और ये बहुत स्ट्रांग रूलर था और हमको ये इस पे क्यों इम्फेसाइज करना पड़ता है और मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हमें क्यों देखना पड़ता है? क्यों? क्योंकि मुगल एक ऐसा स्ट्रांग पावर था। कौन से टाइम पीरियड में? 18 सेंचुरी में। ठीक है। 18 सेंचुरी तक मुगल बहुत पावरफुल थे। ठीक है। तो 2 शतक तक, मतलब इनका आगमन कब हुआ था? 16 सेंचुरी में। क्योंकि 1526 में बाबर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में किसको हरा के, इब्राहिम लोदी को हरा के इसने क्या किया था, अपना रूल स्थापित किया था। कब? 1526 में। तो एक एक करके आगे हम देखेंगे कैसे कैसे क्या क्या चीजें रही हैं और उसी के बेसिस पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा जो साउथ एशियन जो एम्पायर बने हैं वो बेसिकली इंडस बेसिन से होते हुए
लोग कहां से आए थे? अफगानिस्तान, इंडस बेसिन से होते हुए आपको कश्मीर में आते हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आई होप सो यहां तक चीजें क्लियर हो गई होगी, यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होगी। तो ग्रेट मुगल्स में बहुत प्रोमिनेंटली बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ठीक है, तो ये बड़े नाम आते हैं। और टिल 1707 मुगल डायरेक्ट कंट्रोल ऑलमोस्ट ओवर द इंडिया। तो औरंगजेब की डेथ कब हुई? 1707 में। ठीक है, तो मॉडर्न इंडिया में जितना बता रहा हूं उतना सफिशिएंट जान लो, आपका एग्जाम तो निकल जाएगा। डिटेल में कभी पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। चलो आगे देखिए। अब हम बात करेंगे, देयर इज अ कॉमनली यूज टू डिफरेंशिएट द रीजन ऑफ ग्रेट मुगल एंड स्मॉल मुगल। देखिए, ग्रेट मुगल और स्मॉल मुगल आप कैसे डिफाइन करोगे? ऐसे डिफाइन नहीं किया जा सकता कि ग्रेट मुगल ये थे और स्मॉल मुगल ये थे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए, कुछ कैपेबल मुगल थे और कुछ अनकेपेबल मुगल थे, बस ये आपको समझना है। जो कैपेबल मुगल थे वो आगे सरवाइव कर पाए, जो नहीं थे वो सरवाइव नहीं कर पाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मुगल में री इमर्ज हमने देखा कब? 1707 से लेके 1761 के बीच में। क्यों? क्योंकि बेसिकली जब औरंगजेब की डेथ हो गई थी उसके बाद हमको क्या देखने को मिला? एक क्वाइस देखने को मिला, जहां क्या हो रहा था? स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिलती थी। 1 साल के लिए कोई बना, 2 साल के लिए कोई बना, 6 महीने के लिए कोई बना रूलर। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल रहा था उस समय समाज में। ठीक है, द मुगल कोर्ट बिकम अ हॉटबेड ऑफ नोबिलिटी फ्यूडेट्स। मतलब जो नोबिलिटी थी, जिसे हम क्या बोलते, मंत्री परिषद। ठीक है ना, जो नोबिलिटी थी, जो मंत्री परिषद थे, वो बेसिकली क्या थे? बेसिकली वजीर की पोस्ट लेके रखे थे। किसकी? वजीर की पोस्ट। और वजीर बहुत प्रोमिनेंट पोस्ट थी। और उसी टाइम पीरियड में नादिर शाह का इन्वेड भी होते जा रहा था कंटिन्यू। क्या होते जा रहा था? नादिर शाह का इन्वेड भी होते। और नादिर शाह बार बार क्यों आ रहा था? बिकॉज ऑफ लूटेड। वो क्या करना चाहता था? लूटना चाहता था इंडिया को। और नादिर शाह ने सोमनाथ पे काफी प्लंडर किए, 17 बार प्लंडर किए। ठीक है ना, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। दूसरा, मुगल रिमेन द अनडिस्प्यूट रूलर ऑफ द रीजन, इन्फ्लुएंस द डिक्लाइन। तो अब मुगल के अंदर वो पावर रही नहीं। मुगल अब वो पावर बन के आ नहीं पाए। अगर मुगल वो पावर लेके आ जाते ना, तो मुझे ऐसा लगता है ब्रिटिशर कभी भी इंडिया में नहीं आते। ठीक है ना, तो ब्रिटिशर का कवाजिब कभी नहीं हो सकता था अगर मुगल इस तरीके से डिक्लाइन नहीं होते। तो सबसे पहला मुगल हम देखेंगे बहादुर शाह। बहादुर शाह का टाइम पीरियड कब था? 1707 से लेके 1712 के पीरियड। और इसको क्या बोला जाता था? मौजिम। क्या बोला जाता था? मौजिम। इसका नाम क्या था? मौजिम था। ठीक है, और इसके 3 बच्चे थे। किसके? औरंगजेब के। उसमें मौजिम ने फाइट लड़ी और मौजिम मतलब बहादुर शाह क्या बना? मुगल रूलर बना। कौन सी एज में? 63 के। ठीक है, और मुगल हिस्टोरियन सच एस काफी खान मेंशन द शाही ए बेखाम के। ठीक है, तो शाही ए बेखबर ये जो बुक है ये मुगल हिस्टोरियन ने लिखी है, जिसका नाम था काफी खान। ठीक है, उनने ये चीज का डिस्क्लोज किया है। अभी हम लोग देखेंगे मुगल कैसे कैसे थे, क्या क्या थे। ठीक है ना, अब हम लोग देखेंगे बहादुर शाह का रिजीम कैसा था। रिजीम मतलब उसके समय काल में क्या क्या चीजें हुई। तो सबसे पहले ही वॉज द जीनियस नोबल। ठीक है, ग्रांटिंग देम प्रेफर डोमिन एंड प्रमोटिंग देम विच रिजल्ट स्टेट डिटरमाइन फाइनेंशियल सिचुएशन। ठीक है, तो हमको ये भी देखने को मिला बहादुर शाह के टाइम पे। देखिए, बुद्धि तो थी, बिल्कुल बकवास नहीं था। औरंगजेब के बाद मैं एक ही व्यक्ति को मानता हूं जिसने कोशिश करी थी संभालने की। किसको? एडमिनिस्ट्रेशन को। उसका नाम था बहादुर शाह। ठीक है, फाइनेंशियल सिचुएशन जो डिटेरिएट हो गई थी डेक्कन अल्सर की वजह से। किसकी वजह से? डेक्कन अल्सर। ये डेक्कन अल्सर किसने दिया था? औरंगजेब ने। 20 साल तक जाके बैठ गया था किधर? डेक्कन में। और मराठाओं से लड़ रहा था, गोलकोंडा, बीदर, बिरार, ये सबसे लड़ा इसने और वहीं जाके मर गया। किधर? औरंगाबाद में। तो क्या हुआ? जब इसकी जो गलतियां थी उसकी वजह से बहादुर शाह को अपने बहुत ज्यादा फाइनेंशियल सिचुएशन के साथ क्या करना पड़ा? प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। ही वॉज टॉलरेंट ऑफ हिंदू बट नेवर अबॉलिश द जजिया टैक्स। देखिए, हिंदुओं के साथ तो इसकी बहुत अच्छी थी, अच्छी बनती थी, बट उसने जजिया टैक्स नहीं हटाया। जजिया टैक्स वो टैक्स था जो कि नॉन मुस्लिम देते थे। कौन देते थे? नॉन मुस्लिम देते थे। ठीक है, यहां तक समझ में आया। दूसरा, रिलेशन विद द रीजनल पावर। तो सबसे बड़ा पावर कौन था? मराठास। तो मराठास में भी इसने क्या किया?
सबसे पहले शाहू महाराज जी को क्या बोला कि आप लेजिमिटेट मराठा मोनार्की बन जाओ, जाके जाओ, आपको छोड़ दिया हमने। तो शाहू महाराज को क्या किया इसने, छोड़ दिया, और मराठा लैंड पे जो कि डेक्कन वाला पार्ट है वहां सरदेशमुखी दे दी, बट चौथ नहीं दिया। क्या नहीं दिया, चौथ नहीं दिया। तो ये आपको समझ में आना चाहिए सरदेशमुखी और चौथ क्या होता है। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, आई एम लिटिल बिट टेकिंग योर टाइम, बट आपको बेनिफिट जरूर होगा। सरदेशमुखी और चौथ क्या होता है समझना अब यहां एकदम। सरदेशमुखी क्या होता है और चौथ क्या होता है, बहुत कॉन्सेप्चुअली चीजें हैं पर आपको समझ में आ जाएगी। सरदेशमुखी, ठीक है, और एक तरफ है चौथ, ठीक है। तो मराठा, और खासकर हम बोल सकते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम पे क्या था कि सरदेशमुखी और चौथ लॉन्च किया। सरदेशमुखी वो टैक्स था जो कि बेसिकली मराठा टेरिटरी में लिया जाता था। किसके अंदर लिया जाता था, मराठा टेरिटरी में। और चौथ कहां लिया जाता था, रेड मार के लिया जाता था। क्या किया जाता था, रेड मार के लिया जाता था। और ये रेड कहां मारोगे, आपके नियर टेरिटरी में, ठीक है ना। तो नियर टेरिटरी में रेड मार के चौथ लिया जाता था। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जब रेड मारते थे और वहां से चौथ वसूलते थे, पर सबसे पहले क्या करते थे, सामने वाले को इन्फॉर्म करते थे कि भैया आपके टेरिटरी में हम लोग आ रहे हैं, अगर आपने चौथ नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, आपके यहाँ रेड मारेंगे, ब्लंडर करेंगे और लूटपाट करेंगे। तो आपको हिस्ट्री हमेशा न्यूट्रल होकर पढ़नी है। देखिए हिस्ट्री में कोई भी राजा वो अच्छा और बुरा नहीं होता, गुड और बैड नहीं होता। सबसे पहली चीज आपको ये समझनी, कोई भी राजा, देखिए राजा जो भी होगा वो काम तो किसके लिए करेगा, पैसे के लिए। भाई मनी तो चाहिए, मनी इज पावर, और जब तक मनी आपके पास नहीं है तो काम नहीं बनेगा। तो सबसे बड़ी चीज ये होती है कि अगर मराठा साम्राज्य सरदेशमुखी नहीं लेता, तो देखो सबसे पहले इनके फार्मर से तो वो ले नहीं सकते, क्योंकि फार्मर कौन थे, मावड़े। और मावड़े क्या थे भाई, किसान थे। तो किसान से तो नहीं ले सकते, तो सरदेशमुखी किससे लिया जा रहा था, लैंड लॉर्ड से। किससे, लैंड लॉर्ड से, ठीक है। तो लैंड लॉर्ड से क्या लिया जा रहा था, सरदेशमुखी लिया जाता, जो कि 20 से 25% तक का था, ठीक है। और चौथ भी सेम 25 से 30% लिया जाता था, कहां से, बाहर वाली टेरिटरी से, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया, ये थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट था जो मुझे समझाना था, तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो शाहू महाराज को क्या नहीं दिया था, क्या नहीं दिया था, बेसिकली चौथ का अधिकार नहीं दिया था। Notably, Maratha Empire during medieval time, Chauth was a quarter of the land paid by the Maratha, avoid the Maratha raids. ठीक है, तो आपको समझ में आ गई कि रेड्स से बचने के लिए ये चीज। और सरदेशमुखी 10% लीवे टैक्स होता था, विच आर मराठा क्लेम हेरिडेटरी राइट्स, ठीक है। जो कि लैंडलॉर्ड्स होते हैं ना, पाटिल्स वगैरह, ये सब आप महाराष्ट्र वगैरह में होंगे तो आपको पता होगा, पाटिल लोगों से लिया जाता था। कौन, शिवाजी महाराज भी लेते थे, संभाजी महाराज और उनके वंशज आगे वो भी लेते थे। तो कभी मराठा एम्पायर भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, फिर यहां इसी टाइम पीरियड में दो जाट थे जिनका नाम था जाट चूरामन, ठीक है। और एक थे जाट चूरामन थे, और एक बुंदेलखंड के एक चीफटेन थे जिसका नाम था राजा छत्रसाल। ये दोनों क्या कर रहे थे, परेशान कर रहे थे आपके बहादुर शाह को, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम था। दूसरा, सिख गुरु, गुरु गोविंद सिंह, ये 11th नहीं होगा, 10th सिख गुरु, ठीक है। 10th सिख गुरु, गुरु गोविंद सिंह, ये भी अब क्या कर रहे थे, बहादुर शाह को परेशान कर रहे थे, ठीक है। दूसरी चीज है मनसब। अब आपको थोड़ा सा मनसब समझा देता हूं, मनसबदारी क्या होता है। मनसब रेफर द मिलिट्री रैंक्स, ठीक है। तो मनसब क्या होता है, मिलिट्री रैंक्स होते हैं जो कि बेसिकली दिए जाते थे मुगल मिलिट्री ऑफिसर्स को। किसको दिया जाता था, मुगल मिलिट्री ऑफिसर्स को दिया जाता, बड़ी बड़ी रैंक्स पे दिए जाते थे। द हायर मनसब, द हायर ऑफिसर सैलरी एंड स्टेटस एंड द पोजीशन। तो जितना बड़ा रैंक होगा उतना बड़ा मनसब। जैसे 10 से लेके ये होता था 7,000 तक देखने को मिला, 7,000 तक मनसब रैंक देखने को मिला है। हाउ आफ्टर द गुरु गोविंद सिंह हेड एडवर्सली रिलेशन विद बंदा बहादुर। बंदा बहादुर इनका मिलिट्री कमांडर था, और ये एक सिख वॉरियर था, ठीक है, जिसने खालसा पंथ की स्थापना करी थी। तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कर दी थी, और 11वां क्या रखा है इनने, इनने 11वां गुरु ग्रंथ साहिब को रखा है, क्योंकि 10 गुरु थे और 11वां इन्होंने किताब को बना दिया, बुक को बना दिया, और बुक का नाम क्या था, गुरु ग्रंथ साहिब। तो आप कभी भी जाते हो गुरुद्वारे के अंदर, तो गुरु की हमेशा पाठ पूजा चलती रहती है, तो किताब की चलती रहती है, ठीक है। और गुरु क्या कहते हैं, गुरु गोविंद सिंह की डेथ हो गई, उसके बाद बंदा बहादुर की भी डेथ हो गई, कब, 1712 के अंदर,
तो आई होप सो यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होगी, चीजें क्लियर हो गई होगी। देखिए जहां जहां जो जो चीजें बता रहा हूँ उतना उतना देख लो, बस उतना ही काफी है एनडीए वगैरह में, उससे ज्यादा आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, वेट फॉर अ मिनट, थोड़ा पानी यानी पी लूं मैं। चलो उसके बाद कौन आया, उसके बाद आया जलंधर शाह, बहादुर शाह का बेटा जलंधर शाह। डेथ ऑफ द बहादुर शाह, अ न्यू टाइप ऑफ पॉलिटिकल एमर्ज, मुगल पॉलिटिकल एरा। अब यहाँ क्या चल रहा था, नोबल्स, नोबल्स जो मैंने बोला था आपको वजीर वगैरह, अब ये क्या कर रहे थे, किंग मेकर का काम कर रहे थे। ठीक है, और पपेट बना रहे थे। पपेट बनाने का मतलब जो बोलेंगे वजीर वही होगा। तो एक नोबल था जिसका नाम है जुल्फिकार खान। ठीक है ना, जुल्फिकार खान जो वजीर के रैंक पे था, वो क्या कर रहा था, जलंधर शाह को परेशान करने की कोशिश कर रहा था। और क्या बोला कि भैया अगर आपने हमारे हिसाब से काम नहीं किया तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। ये चीज आप याद रखेंगे। तो रिलेशन कैसे थे जलंधर शाह के दूसरे लोगों के साथ, तो रिलेशन विद रीजनल पावर, जुल्फिकार खान एस्टैब्लिश फ्रेंडली रिलेशन विद मराठा, राजपूत और हिंदू चिफ्टेन्स। ठीक है, देखो था तो वो मुगल किंग ही जलंधर शाह, ठीक है, पर वजीर के पास बहुत ज्यादा पावर थी जिसका नाम था जुल्फिकार खान। शाहू महाराज को जो डेक्कन में चौथ और सरदेशमुखी वो भी दे दिया गया, अब चौथ और सरदेशमुखी दोनों दे दिया गया। बंदा बहादुर सिक्स और द सब्जेक्ट टू सेम ऑपरेशन पॉलिटिक्स बिफोर देम, तो बंदा बहादुर का भी इस समय वही चीजें चल रहा था, इसने जजिया हटा दिया जो कि नॉन मुस्लिम को देना था। ठीक है, तो ये सब चीजें पे भी क्या हुआ, बात करने की बात चली। जुल्फिकार अटेम्प्ट टू इंप्रूव द एम्पायर फाइनेंशियल स्टेटस, जागीर एंड ऑफिस एलोकेशन। तो जुल्फिकार खान जो कि वजीर है, उसने क्या किया, कोशिश करी जलंधर शाह के टाइम पीरियड पे कि हम क्या करें, जागीर क्राइसिस को थोड़ा सा खत्म करें और ऑफिशियल एलोकेशन हम अच्छे से दें। ठीक है, इजार, हीनियस प्रैक्टिस ऑफ इजार विच रिक्वायर्ड मनसब टू मेंटेन ऑफिशियल आर्मी कोटा रेवेन्यू फार्मिंग। तो इजार का मतलब क्या होता है, इजार का मतलब जो मनसबदार को हमने क्या दिया था, लैंड दिया था, उससे रेवेन्यू टाइम टू टाइम आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा था, उस पर भी हमको बात करना था। लाल कंवर, फॉर्म अ डांसिंग गर्ल एम्पायर इन द मुगल एम्पायर, वाइफ ऑफ द मुगल एम्पायर जलंधर शाह एंड कोर्ट ऑफ द डांसिंग गर्ल। तो लाल कंवर इनको क्या बनाया था, डांसिंग गर्ल बनाया था, किसके किधर, मुगल एम्पायर के कोर्ट में, एज अ वाइफ ऑफ द मुगल एम्पायर। यहां तक चीजें समझ में आई, यहां तक मुझे लगता है कुछ आपको दिक्कत नहीं आई होगी। चलो आगे देखें, अब देखते मुगल एम्पायर की फैमिली ट्री देखेंगे, थोड़ा सा अपने को समझ में आएगा कैसे कैसे चीजें चली थी। अब देखो, सबसे पहले मुगल में आपको समझना है कि इनकी फैमिली ट्री कैसे काम कर रही है। तो सबसे पहले बाबर आया, बाबर कब आया, 1526 के अंदर। किसको हराया, इब्राहिम लोदी। किसको हराया, इब्राहिम लोदी को। तो बाबर के बेटे देखो, सबसे पहले हुमायूं बड़ा, फिर अक्सार, उसके बाद हिंडाल, उसके बाद गुलरुख और उसके बाद कामरान। लड़ाई इन तीनों के बीच में ही थी। ये चौथा हुमायूं, हुमायूं तो सबसे बड़ा था। ठीक है, तो अक्सारी, हिंडाल, कामरान इनके बीच में और गुलरुख, ये बेगम मतलब ये लड़की थी। ठीक है ना, तो लड़ाई इन तीनों भाइयों के बीच में ही थी, किसमें, अक्सारी, हिंडाल और कामरान के बीच में। ठीक है, तो उसमें जीता कौन, हुमायूं। हुमायूं का बेटा कौन, अकबर। ठीक है, अकबर का एक और हम बोल सकते हैं कि बेटा देखने को मिलेगा, मोहम्मद हकीम। ठीक है, अब देखेंगे जहांगीर। अब जहांगीर के टाइम पीरियड में उसके भाई देखेंगे, अकबर के बहुत सारे बेटे थे, तो खजदाना, शाह मुराद, दानियाल और शेख कुर्रम और आरम बानू बेगम। तो ये उनकी बहनें थी, कौन कौन, बेगम, आरम बानू और शाह कुर्रसन। ठीक है, दानियाल, शाह मुराद, और ये शाह मुराद ही बाद में जाके क्या बन गया, आपका शाहजहां। ठीक है ना, चलो उसके बाद अब इसके आगे देखेंगे जहांगीर के, उसके बाद कुर्रस, परवेज, बहा बेनू बेगम, फिर आगे आपका शाहजहां, जिसको आप क्या बोलते हो, आपका शाह मुराद भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लिख देखेंगे शाहजहां। तो शाहजहां में क्या देखने को मिलेगा, औरंगजेब देखने को मिलता है। देखो शाहजहां के और भी बेटे थे, दारा शिको, शाह सूजा, जहांदर, ये उनकी बहन थी जहाना बेगम, और रजवाना बेगम, ये भी उनकी बहन थी, और मुराद बख्श। तो कौन कौन भाई थे, दारा शिको, शाह सूजा
और मुराद बख्श, ये तीनों को निपटा दिया किसने? औरंगजेब ने। और फिर क्या बन गया? खुद मुगल एम्परर बन गए। तो आई होप सो यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई होगी। जो जो चीजें आप खुद भी देख सकते हैं, मैंने आपके सामने सामने रख दी ये चीजें, इसके भाई, इसके भाई, इसके भाई, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट डाउन कर सकते हैं। तो ये आपके लिए फैमिली ट्री है, तो ये फैमिली ट्री आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलो आगे देखिए, और इससे तो मुझे क्लियर हो जाएगा आपको एकदम समझाना। चलो, तो यहां हम लोग देखेंगे सबसे पहले 1707 में किसकी डेथ हो गई? औरंगजेब की। तो वहां फिर कौन बना? बहादुर शाह फर्स्ट। ठीक है, बहादुर शाह फर्स्ट के बाद कौन बना? जलंधर शाह, अभी उसके बारे में पढ़ के हटे। फिर उसके बाद बना फारूक सियार। कौन बना? फारूक सियार। उसके बाद बना रौफ उल दर्राज। उसके बाद कौन बना? रईफ उल दौलत। उसके बाद कौन बना? मोहम्मद इब्राहिम। उसके बाद कौन बना? मोहम्मद शाह। उसके इसी को बोला जाता है मोहम्मद शाह को रंगीला। उसके बाद अहमद शाह बहादुर। उसके बाद क्या बना? आलमगिरी सेकंड। उसके बाद क्या बना? शाहजहां थर्ड। उसके बाद क्या बना? शाह आलम सेकंड। उसके बाद क्या बना? अकबर शाह सेकंड। उसके बाद बहादुर शाह सेकंड। बस पीढ़ी खत्म, ये लास्ट था। ये बहादुर शाह सेकंड खत्म हुआ, ब्रिटिश ने हराया, खेल खत्म, 1857 की लड़ाई खत्म। ठीक है, तो देखो इतना सब कुछ याद नहीं रखना है, दो तीन चीजें याद रखना है। सबसे पहले बहादुर शाह फर्स्ट को याद रखना है, दूसरा जलंधर शाह को याद रखना है, बड़ा नाम है, तीसरा मोहम्मद शाह को याद रखना है, इसी को रंगीला बोला जाता था, नशा गंजेड़ी व्यक्ति था ये। ठीक है ना, तो इसको भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। मेरी पूरी कोशिश है आपको समझा दूं। तो अब फारूक सियार के बारे में पढ़ेंगे। फारूक सियार एंड व्हेन वाज डिफीटेड बाय द नेफ्यू, सॉरी, जलंधर शाह हार गया था किससे? फारूक सियार से, आगरा के अंदर 1713 के अंदर। ठीक है, लड़ाई हुई और कौन जीत गया? फारूक सियार। इज एसेंट थ्रोन बाय द सैयदा ब्रदर। ठीक है, जिसे किंग मेकर भी बोला जाता है। तो सैयद अब्दुल खान ये क्या था? वजीर था। और हुसैन अली खान ये क्या था? मीर बख्शी, ये मिलिट्री कमांडर था। क्या था? मिलिट्री कमांडर, कमांडर। ठीक है, तो सैयद ब्रदर कौन थे? सैयद ब्रदर एकदम बोल सकते हैं एकदम राइट हैंड थे किसके? फारूक सियार के। फारूक सियार रिजाइन, रिजाइन मतलब रिजीम बोलेंगे उसको। आफ्टर जुल्फिकार खान द सैयद ब्रदर रोज टू द पावर। जुल्फिकार खान के बाद किसको पावर मिली? यहाँ अब मिली सैयद ब्रदर को। पहले हमने क्या देखा था जलंधर शाह में कि बेसिकली जुल्फिकार खान के पास बहुत पावर थी, वो क्या था? वजीर था। अब यहाँ क्या हो गया? सैयद ब्रदर आ गए। तो सैयद ब्रदर अटेम्प्ट टू रीच एग्रीमेंट विद द मराठा, जाट, राजपूताना और सिख रिबेलियन। तो इनके साथ इन लोगों ने क्या किया था? बातचीत करके रखी थी, किसने? सैयद ब्रदर ने। फिर क्या हुआ? सिख लीडर बंदा बहादुर को इनने क्या कर दिया? मरवा दिया। ठीक है, फिर 1717 में फारूक सियार ग्रांटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी कमर्शियल राइट टू कस्टम ड्यूटीज फॉर द ट्रेड ऑफ द बंगाल। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको कमर्शियल राइट किसने दिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को। आपसे पूछा जा सकता है कि कमर्शियल राइट्स किसने दिए थे ईस्ट इंडिया कंपनी को? तो आपको पता होना चाहिए फारूक सियार ने दिए थे। किसने दिए थे? फारूक सियार ने दिए थे। इससे क्या होगा कि कंपनी वाले क्या कर सकते थे? ट्रेड कर सकते थे। क्या कर सकते थे? ट्रेड कर सकते थे, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो लोग फ्री में अपना सामान इधर उधर लेके जा सकते। किसने दिया था? फारूक सियार ने। रिलीजन एटीट्यूड, सैयद ब्रदर अबॉलिश जजिया पिलग्रिमेज टैक्स टू द सेवरल एरियाज। तो अबॉलिश किया गया जजिया। जजिया किसके अगेंस्ट लगाया जाता था? नॉन मुस्लिम के। ठीक है, चलो पावर स्ट्रगल रही फारूक सियार और सैयद ब्रदर में, और रिजल्ट क्या रहा? सैयद ब्रदर जीत गए। कौन जीत गए? सैयद ब्रदर जीत गए। फारूक सियार को निपटा दिया गया। सैयद ब्रदर कुड नॉट डिफीटेड देम। सैयद ब्रदर अलाइड बालाजी विश्वनाथ जो कि मराठा पेशवा से बिलोंग करते थे, और उसके साथ क्या किया गया? फारूक सियार को उसके गद्दी पे से हटा दिया गया। ठीक है, किससे मिलके? सैयद ब्रदर और बालाजी विश्वनाथ से मिलके। आई होप सो यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही होगी। फिर देखेंगे रौफ उस दराज। फिर हम देखेंगे किसको? रौफ उर दराज को। तो रौफ उर दराज जो बेसिक था, इन लेस इन द 8 month Sayyid brother elevate 3 young princes throne. The last one is Raf ud Daraj. Died from 4 months later result executing drinking. ज्यादा दारू पीता था इसलिए निपट गया। निकोसिया औरंगजेब ग्रैंडसन, औरंगजेब की जो ग्रैंडसन थी उसका क्या नाम था? निकोसियार। रिवॉल्ट ड्यूरिंग द रीजन एंड असिग्नेशन ऑफ मित्रसेन
हु वाज द नागा ब्राह्मण सीज द थ्रोन ऑफ द आगरा। तो रॉफ उस दराज को हटा के कौन बनी थी? निकासुया, जो कि औरंगजेब की ग्रैंड डॉटर थी। ठीक है, फिर आया कौन? रॉफ उस दौला। फिर कौन आया? रॉफ उस दौला। हुसैन अली खान इम्प्रेस निकुसियार इन आगरा। तो आगरा में किसको बंदी बनाया गया? निकुसियार को। किसने? हुसैन अली खान ने। वॉज गिव टू द रॉफ उस दौला, जिसे शाहजहां सेकंड भी बोला जाता है, ओनली द पावर शॉर्ट टाइम। क्यों? ओपियम एडिक्शन की वजह से उनको टीबी हो गया था। किसको? रॉफ उस दौला को। तो इसका भी काम खत्म हो गया। फिर आया मोहम्मद शाह, इसी को बोला जाता रंगीला। मोहम्मद शाह, जिसको रोशन अख्तर भी बोला जाता है, इसका नाम क्या था? रोशन अख्तर। ascend the throne and the Sayyid brother. The noble plot against the Sayyid brother and murdered them in 1720. तो सैयद ब्रदर को निकाल दिया गया। निकाल दिया मतलब हवा में। ठीक है। निजाम उल मुल्क was appointed as a वजीर। तो अब कौन आ गया? निजाम उल मुल्क। बड़ा व्यक्ति है, नाम पता होना चाहिए। देखो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, पर थोड़े बहुत जो फैक्चुअल डाटा है आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। अगर नहीं पढ़ोगे तो काम नहीं, और नहीं समझ में भी नहीं आएगा आगे, क्योंकि फिर ब्रिटिशर का रोल आगे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमको 1857 बैटल ऑफ प्लासी पढ़ना है, फिर बैटल ऑफ बक्सर पढ़ना है, तो आपको जब ही समझ में आएगा ये पीछे का खेल। तो वजीर किसको बनाया? निजामुल मुल्क को। लेटर दिल्ली स्टैब्लिश ऑटोनोमस स्टेट इन डेक्कन। पर्सनल लाइफ कैसा था? इसको बोला जाता रंगीला। रंगीला क्यों? बहुत नशेड़ी गंजेड़ी इंसान था, कथक डांसर प्रेमी था ये। ठीक है, अब आप सोचो कि ऐसा व्यक्ति जो कि मुगल बादशाह है, वो अपने नाच गाना करेगा, लड़कियों के साथ नाचेगा, वाइन वाइन पिएगा, तो इस तरीके से क्या होगा? खराब इंपैक्ट पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू रुस्तम अली, ऑथर ऑफ तारीख हिंद। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तारीख हिंद किसने लिखी है? रुस्तम अली ने। मोहम्मद शाह वॉज द निगलेंट ऑफ हिज ड्यूटी, मतलब ये अपनी ड्यूटीज नहीं निभा रहा था, तो इस वजह से इसको क्या किया गया? बाद में निकाला भी गया, देखते हैं ब्रिटिशरों के द्वारा। फिर मोहम्मद शाह का रिजीम देखते हैं किस तरीके से था। ड्यूरिंग हिज रिजीम ऑटोनोमस रिजीम इमर्ज, निजाम उल मुल्क एस्टैब्लिश रूल इन द डेक्कन। तो अब क्या हुआ? देखो ये ज्यादा ध्यान व्यान तो देता नहीं था, दारू वारू पी के बैठा रहता था, नाच गाना करता था। तो निजाम उल मुल्क ने क्या किया? डेक्कन में अपनी सल्तनत बना ली। इन अवध सिद्धार्थ खान एस्टैब्लिश द इंडिपेंडेंट स्टेट। तो सादत खान भी क्या किया? एक नया इंडिपेंडेंट स्टेट बना लिया। फिर बंगाल में कौन आ गया? मुर्शिद कुली खान। ठीक है, और नेक्स्ट फिर क्या हो गया? मराठा रेड पड़ गई बाजीराव फर्स्ट की, कहां? दिल्ली के अंदर। तो ये इंसिडेंट हो गए, ये सब इंसिडेंट देखने को मिले किसके? मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे। इसलिए मैंने बोला था इसका टाइम पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे बर्बाद राजा यही था। ठीक है, तो क्या क्या हुआ? निजाम उल मुल्क ने क्या किया? डेक्कन में स्टैब्लिशमेंट कर लिया। सादत खान ने अवध ले लिया, और बंगाल में कौन आ गया? मुर्शिद कुली खान। ठीक है, और बाजीराव फर्स्ट ने क्या किया? दिल्ली पे रेड मार दी। ठीक है, 1707 में। दूसरा 1739 में नादिर शाह की भी रेड पड़ गई, भाई बहुत गंदा लूटा इसने। फिर ड्यूरिंग इस रिजीम अहमद शाह अब्दाली भी आ गया फॉर द फर्स्ट टाइम, रेड फॉर द किंगडम फॉर द फर्स्ट टाइम। वहां से नादिर शाह आया, फिर अहमद शाह अब्दाली आ गया। तो अहमद शाह अब्दाली के साथ ही थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी मराठाओं के बीच में। किससे? अहमद शाह अब्दाली से। तो नादिर शाह को देखते हैं, नादिर शाह कहां से बिलोंग करता था? पर्शिया से बिलोंग करता था। कहां से? पर्शिया से। और ये सफाविद डायनेसिटी से बिलोंग करता था। कहां से? सफाविद डायनेसिटी, जो कि पर्शिया में उस समय राज करती थी। तो अफासिद नहीं पढ़ना उसको, सफासिद पढ़ते हैं उसको। ठीक है, इन इन्वेड दिल्ली यूजिंग द मोहम्मद शाह। तो आपको देख सकते हैं नादिर शाह कब आया था दिल्ली? बेसिकली मोहम्मद रंगीला के टाइम पे ही आया था। और डिफीट द मुगल, किल 20,000 मुगल सोल्जर, 20,000 मुगल सोल्जर को मार दिया था। और नादिर शाह क्या लेके चला गया था? पीकॉक थ्रोन लेके चला गया था मुगल से। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कौन लेके गया था? नादिर शाह। और इसी के अंदर क्या रखा था? कोहिनूर, या कोहिनूर है दरिया बोला जाता है इसको, ये डायमंड हीरा। तो नादिर शाह के पास चला गया था ये, इसी समय चला गया था। तो आपसे अगर पूछा जाए कि जो पीकॉक थ्रोन था वो तो लेके गया ही गया है, साथ में कोहिनूर भी लेके चला गया, जिसको क्या बोला जाता है? दरिया ए नूर, जिसे दरिया ए नूर डायमंड भी बोला जाता है। ठीक है, आई होप सो यहां तक आपको चीजें क्लियर और क्रिस्टल हो रही होगी। नेक्स्ट देखते हैं अहमद शाह। अब आ गया अहमद शाह, इसका टाइम पीरियड आ गया। तो अहमद शाह सन ऑफ द मुगल एम्पर मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह का बेटा था अहमद शाह। एम्पर नॉट हु डेलीगेट स्टेट अफेयर ऑफ क्वीन मदर उधम बाई। तो देखिए अहमद शाह इतना कैपेबल रूलर नहीं था, बट उसकी जो माता थी वो उसको सपोर्ट कर रही थी, जिसका नाम क्या था? उधम बाई। उधम बाई नो एज अ किब्ल ए अलीम।
जस्ट फुल इंटेलेक्चुअल लेडी हु रूल द हेल्प ऑफ द जावेद खान। ये जावेद खान कौन था? इंचिज, इंचिज मतलब हिजड़ा, ठीक है ना। तो जावेद खान कौन था? एक हिजड़ा था जिसकी मदद से उसकी माता किसकी? अहमद शाह की रूल कर रही थी, क्योंकि ये ज्यादा बड़ा था नहीं। ड्यूरिंग अहमद रीजन अहमद शाह अब्दाली रूल अफगानिस्तान, रिपीटेड अटैक द दिल्ली एंड मराठा सीज कंट्रोल ओवर मालवा और बुंदेलखंड। तो वहां से अहमद शाह के ऊपर कौन अटैक कर रहा है? अब्दाली, शेर शाह अब्दाली भी अटैक कर रहा है, और दूसरा मराठा भी। उस समय कौन? पेशवा, पेशवा बालाजी राव फर्स्ट, वो अटैक कर रहा है मालवा और बुंदेलखंड पे। वजीर इमाम उद मुल्क ब्लाइंड हिम एंड इम्प्रिजन इन द शालिमगढ़, ठीक है। तो उनका जो वजीर था जिसका नाम था इमाद उल मुल्क, उसको क्या किया? अंधा बना दिया गया और उसको कहां डाल दिया गया? शालिमगढ़ के अंदर। फिर आ जाता है आलिमगीर सेकंड। अब देखेंगे हम लोग क्या? आलिमगीर सेकंड। तो आलिमगीर सेकंड, उसको क्या बोला जाता है? जयेंद्र शाह सेकंड सर। He elevate throne the Imam ul Mulk when he deposit Ahmad Shah, deal with Ahmad Shah Abdali invasion and Wazir Imam ul assassinate him। ठीक है, तो आई होप सो आलमगीर सेकंड के बारे में तो ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो यहीं तक हम लोग रखते हैं। दूसरा शाहजहां सेकंड को देखते हैं। किसको देखते हैं? शाहजहां सेकंड को। इसको क्या बोला जाता था? और इसको क्या बोला जाता था? मुमिल मिलत। ही इज द रोज थ्रोन ऑफ द दिल्ली and deposed later the Maratha invasion. During this region, Mughal authority was weak and Persian probe arose. तो सुल्तान ए शाह आलम ए दिल ते पलाम, अजे दिल है पलाम, विच मीन द किंग ऑफ शाह आलम इज फ्रॉम दिल्ली टू पालमपुर। तो आपसे अगर कोई पूछे कि दिल्ली से पालमपुर तक की विरासत किसके पास थी, तो शाह आलम थर्ड के पास ही थी। और यहां तक अगर आप समझ पा रहे हो, तो ब्रिटिशर अपना एरिया काबिज कर चुके थे, ब्रिटिशर पावर में आ चुके थे। क्यों? 1754 में बैटल ऑफ प्लासी हो चुकी थी। क्या हो चुकी थी? प्लासी, प्लासी का युद्ध हो चुका था 1754 में। और 1764 के अंदर क्या हुआ था? बक्सर की लड़ाई हो चुकी थी, ठीक है। तो प्लासी और बक्सर, ये दोनों की लड़ाई होने के बाद क्या हुआ था? जो मुगल्स थे बाद के, वो एकदम निहायती निठल्लू निकले। आप देख सकते हो अहमद शाह के बाद में आलमगीर, इसकी तो कोई इज्जत रही नहीं, क्योंकि 1754 में क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ, उसमें भी हारा। दूसरा फिर 1764 में कौन आ गया था? शाह जहां थर्ड आ गया था, तो ये भी बक्सर में हार गया। तो हमको देखा कि ब्रिटिशर अब पावरफुल होते जा रहे हैं, इसलिए हम लोगों को इनके बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। चलो आगे देखिए। शाह आलम सेकंड, जो कि 1760 से 1788, फिर 1788 से 1806, तो बीच में 2 बार इसको भगाया गया, वापिस आ गया। शाह आलम सेकंड बॉर्न अली गौहर एंड, और अली गौहर वॉज सन ऑफ द आलमगीर सेकंड। तो शाह आलम को क्या बोला जाता था? अली गौहर। इन 1760 इन्वेड ऑफ अब्दाली एंड मराठाज, सदाशिव भाव वॉज डिपोजिट शाहजहां थर्ड, दे इंस्टॉल शाह आलम सेकंड एज अ राइटफुल एम्पायर ऑफ द मराठा कंट्रोल। देखो, मराठा कभी भी दिल्ली पे कंट्रोल नहीं करना चाहते थे। वो क्या चाहते थे? सिर्फ कि हम लोग क्या करें कि बस हमें चौथ मिलता जाए, बाहर से हम जो चौथ लेना चाहते हैं वो मिलता जाए, और अपना काम चलता रहे। तो मराठा आर्मी कभी भी दिल्ली जाती थी तो वो क्या करती थी? रेड मारती थी, वापिस आ जाती। ही कुड नॉट रिटर्न दिल्ली अंटिल 1772, प्रोटेक्शन ऑफ द मराठा जनरल महारजी शिंदे। तो महारजी शिंदे, शिंदे वो कौन से? ग्वालियर वाले। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ड्यूरिंग दिस रीजन। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ? 1761। किसके बीच में हुआ था? मराठास और आपके अब्दाली के बीच में, ठीक है। तो यहां तक आपको पता होना चाहिए। शाह आलम सेकंड के टाइम पे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ, जिसमें मराठा की हार हुई। 1761 में पानीपत की लड़ाई हुई। फिर क्या हुआ? डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, रैपिड टेरिटरी गेन मराठा एम्पायर। मराठा नॉर्थ 1752 एस्टैब्लिश देयर इन्फ्लुएंस इन दिल्ली कोर्ट। इमाम उल मुल्क, जो कि वजीर था इस किंगडम का, तो मराठा वेयर रूल्ड एंड ट्राई टू एक्सपांड टूवर्ड द पंजाब, पंजाब की तरफ भी जा रहे थे। एंड अफगान रूलर अहमद शाह अब्दाली दुरानी, जिसे दुरानी भी बोला जाता है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत देखने को मिली कब? 14 जनवरी 1761 के अंदर क्या देखने को मिली? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो बैटल का नतीजा क्या रहा? बैटल वॉज फॉट बिटवीन मराठा कोलिशन ऑफ अफगान, अहमद शाह दुरानी वेंट टू इंडिया मुस्लिम, रोहिल अफगान एंड द्वाब। द्वाब मतलब ऐसी जगह होती है
जहां मतलब लड़ाई लड़ते हैं, और दूसरा सिराजुद्दौला द नवाब ऑफ अवध, इनको लेके लड़ रहा था। कौन कौन? अहमद शाह दुरानी किस किस के साथ लड़ रहा था? रोहिला जो कि अफगानीज थे दुआब वाले, और सिराजुद्दौला जो कि नवाब थे अवध के। मराठा वेयर द लीडर, सदाशिव भाव। कौन कौन था? सदाशिव भाव, फिर विश्वास राव जो कि पेशवा था, किस पेशवा के बेटे थे विश्वास राव, और मल्हार राव होलकर और महारजी सिंधिया। तो ये लोग भी थे, पर ये लोग बच के निकल गए वहां से, सदाशिव भाव वहां की डेथ हो गई। ठीक है, और पेशवा बाजीराव का जो लड़का था विश्वराव, वो भी डेथ हो गया इसके अंदर। ठीक है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में उसकी भी डेथ हमको देखने को मिली। तो आई होप सो यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही होगी। अब हम नेक्स्ट सेशन में क्या देखेंगे? द बैटल ऑफ बक्सर। अब यहां से हम थोड़ा सा ब्रिटिशर के बारे में जानेंगे। जहां तक मुझे लग रहा है जितना आवश्यकता उतना आपने समझ लिया। देखो स्टोरी में बताता जाऊंगा, टाइम वेस्ट करूंगा, एग्जाम पास में आ रहा है, तो हम लोग कभी और अच्छे से समझेंगे। बस तो मेरा यही मानना है, हम लोग नेक्स्ट जो पार्ट आएगा इसमें द बैटल ऑफ बक्सर देखेंगे और आराम से समझेंगे कि क्या क्या स्थिति बनी थी। तो मैं आशा करता हूं, थैंक यू ऑल ऑफ यू, आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हुई होगी, समझ में आई होगी। और ऐसे ही क्या करेंगे, लाइक और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, और बस जुड़ते रहिए। ठीक है, चलो बाय।